वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये लेक्चर नंबर 4 है और आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले मैं टेंशन फोर्स के बारे में आपको एक बेसिक डेफिनेशन के फॉर्म में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ टेंशन फोर्स। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि जब मैं टेंशन फोर्स को एक्सप्लेन करने चलूँगा, टेंशन फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए चलूँगा, उस केस में एक डायग्राम के थ्रू इसे जरा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हियर इज अ स्ट्रिंग, एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मैंने ले ली। स्ट्रिंग को थ्रेड बोल सकते हैं, रोप के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या कंसीडर किया गया, इसे मासलेस कंसीडर किया गया है, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। इसका क्या रीज़न है वो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने क्या किया कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से एक एम मास के एक ब्लॉक को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। ऑब्वियसली ब्लॉक का एक अपना मास है, सेल्फ वेट है। जब अगर उसका मास है तो एक सेल्फ वेट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो mg हम मान लेते हैं। एंड चूँकि ये mg इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ है हमारे पास, कोई दूसरा फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए होगा, क्योंकि mg इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हमें वो अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए होगा। वो क्रिएट होगा थ्रू दिस स्ट्रिंग और वायर और रोप। अब वो स्ट्रिंग में कैसे जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है, रीज़न इज mg उसका एक कारण है, और टेंशन या फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो एक इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट mg फोर्स, क्योंकि वो सेल्फ वेट को बैलेंस करना है, इसलिए वहाँ पर एक टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है। अब उस टेंशन फोर्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इट इज़ एन इंटरनल फोर्स। तो टेंशन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स विच इज जनरेटेड और क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा किसी थ्रेड या स्ट्रिंग के ऊपर, तो उसके रिस्पॉन्स में उस स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक इंटरनल फोर्स जनरेट होगा। हम यहाँ पर जो स्ट्रिंग अभी लेकर के आगे चल रहे हैं इस एनालिसिस में, उस स्ट्रिंग या थ्रेड को या फिर रोप को हम लोगों ने इनएक्सटेंसिबल माना है। इट मीन्स उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, लेंथ विल बी कांस्टेंट। दूसरा चीज़ हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है उसको अनस्ट्रेच्ड माना है, वो स्ट्रेच नहीं होगी, इट मीन्स कि उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मासलेस। कोई मास इस स्ट्रिंग का भी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नो मास का लेके चलना है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न इज़ दैट कि जब हमारे पास एक इनएक्सटेंसिबल या अनस्ट्रेस्ड और मासलेस स्ट्रिंग होगी, तो टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। हम टेंशन को कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, टेंशन को हम लोग सेम लेके चलते हैं। अगर ऐसा होगा कि हमारी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ कि हमारी स्ट्रिंग के पास मास 0 है, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, यानी कि ना वो स्ट्रेच हो रही है ना वो एक्सटेंड हो रही है, उस केस में हम लोग रोप या वायर या फिर अपनी थ्रेड को में टेंशन, हर एक पॉइंट पर उसका टेंशन की वैल्यू को कांस्टेंट लेकर के चल सकते हैं। तो ये टेंशन फोर्स के बारे में आपकी एक ब्रीफिंग हो गई। इस टेंशन फोर्स के थ्रू हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू भी हम लोग उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। टी विल बी सेम, यही मैंने जो आपको बताया। एक क्वेश्चन यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम लोग। तो ये अब इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक मासलेस पुली के साथ एक दो ब्लॉक्स को m1 और m2 मासेस के इस तरीके से सस्पेंड किया गया है। उस पुली को भी किसी एक थ्रेड से कनेक्ट किया गया है, ऊपर किसी सीलिंग से या किसी चीज़ से अरेंजमेंट बनाया गया है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, आपको ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है। दूसरा टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, तो इन स्ट्रिंग्स को मैंने फर्स्ट माना है और इस वाले स्ट्रिंग को मैंने सेकंड माना है, तो आपको टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग एंड टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग बताना है। एक कंडीशन और गिवन है यहाँ पे कि m1 मास इज ग्रेटर देन m2 मास। तो आपको पता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना हो, सोल्यूशन बनाना हो, तो अपने आप को बिल्कुल काम रख के, बिल्कुल शांत रख के, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है इन सिस्टम्स का, इन ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम m1 मास के पास आते हैं। m1 मास को अगर मैं देखूँ तो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, तो पहली चीज़ कि m1 मास के पास अपना एक मास है ऑब्वियसली, तो उसका सेल्फ वेट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
एक कंडीशन और गिवन है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, और अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 तो आपको पता है कि m1 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जबकि m2 उसी से कनेक्टेड है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़ कि चूंकि हम लोगों ने रोप को या थ्रेड को या वायर को क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो भी कोई बात नहीं, हम वही एजम्पशन लेके चलेंगे, और अगर गिवन है तो अच्छी बात है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग इस मास को या थ्रेड को, जो थ्रेड है या जो वायर है, उसके मासेस को हम लोग ज़ीरो लेके चलेंगे, यानी मासलेस स्ट्रिंग मानेंगे। दूसरा, इन स्ट्रिंग्स को हम लोग इनएक्सटेंसिबल भी मानकर चलेंगे, ठीक है। तो सब अब डायग्राम बनाता हूँ। चूँकि m1 मास का जो सेल्फ वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और चूँकि m1 ज़्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। अब इस m1g को, यानी कि उसके सेल्फ वेट को बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट होगी, वो T है, ठीक है। अब चलते हैं जरा दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, m2 का। m2 ब्लॉक का अगर मैं बनाऊँगा, m2g will be acting in the downward direction while acceleration of this block will be in the upward direction, और एक टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आप देखेंगे इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा टेंशन तो विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। इन टेंशन्स को मैं शो भी कर देता हूँ। यहाँ पर टेंशन यहाँ रहेगा ऐसे, और इस जगह पर टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे ब्लॉक का हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद क्या है हमारे पास कि चलिए अब जरा फोर्सेस को जरा हम एनालिसिस करते हैं कि सबसे पहले m1 ब्लॉक को देखते हैं और उसके लिए इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि उसकी मोशन की इक्वेशन क्या आएगी। तो m1 ब्लॉक की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इट विल बी m1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं m2 ब्लॉक के लिए इसी इक्वेशन को लिखूं, m2 ब्लॉक के लिए, तो दिस विल बी टेंशन माइनस m2g विल बी m2a। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इन इक्वेशंस से क्या निकल करके आएगा कि देखिए, चूंकि ब्लॉक्स एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो वो कंप्लीट सिस्टम माना जाएगा जिस एक्सेलरेशन से मास m1 फेल डाउन करेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सिंस दे आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग, द m2 ब्लॉक और m2 मास विल बी मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल। उसी तरीके से वो मूव करेगा, ओके, सेम एक्सेलरेशन से। तो यहाँ हमें क्या करना है, टेंशन की वैल्यू को निकाल करके जरा बैलेंस कर देते हैं। देखिए यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, अगर मैं इक्वेट करूँ तो दिस विल बी m1g माइनस m1a, और यहाँ से टेंशन की वैल्यू मैं निकालूँ तो हो जाएगी m2a माइनस m2a प्लस m2g। इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं और टेंशन की वैल्यूज़ को इक्वेट कर देते हैं। अगर टेंशन्स की वैल्यू को इक्वेट करूँ तो दिस विल बी m1g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a प्लस m2g। यहाँ से मुझे a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगर आप इसे मतलब ट्रांसफ़र करके एक दूसरी तरफ RHS के इक्वेशंस में जो टर्म्स हैं उनको आपस में शफल करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी m1g। एक्सेलरेशन की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, अगर आप इसे सॉल्व करें तो दिस विल बी m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारा वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। अब अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में हम इस टेंशन की, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ यहाँ पर वैल्यू, तो दिस विल बी, अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू m2 इंटू ए। तो m2a का मतलब हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लिखेंगे m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने पुट कर दी वहाँ पे प्लस m2g, ओके।
हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन या थोड़ा सा इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे पुट करके वैल्यूज़ को, ये जो मैंने ये वैल्यू पुट की है, इस वैल्यू को कुछ ऐसे पुट करते हैं यहाँ पे। तो टेंशन की वैल्यू इस M2A प्लस जी, ये आ रही थी, ये जी, दिस इज जी। M2 की वैल्यू, टी के टेंशन की वैल्यू ये आ रही थी, तो M2A के जहाँ पे मैं पुट कर दूँ M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि A प्लस जी कर रहे हैं हम, कुछ इस तरीके से पुट करें तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिलेगी। सॉल्व करता हूँ, LCM लेकर के सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, M1G माइनस M2G प्लस M1G प्लस M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया। और साथ में ब्रैकेट के बाहर होल M2 बाहर रहेगा। अगर आप यहाँ से सॉल्व करें तो M2G यहाँ से कैंसल्ड आउट हो जाएगा और आपके पास मिलेगा इक्वेशन 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये तो हो गई आपकी टेंशन फोर्स की वैल्यू इन स्ट्रिंग 1। ये टेंशन फोर्स की वैल्यू हो गई स्ट्रिंग 1 में। अब देखिए जो हमारे पास स्ट्रिंग 2 है, स्ट्रिंग 2 अगर आप देखें तो स्ट्रिंग 2 इस पुली के थ्रू कनेक्टेड है और पुली को भी हम लोगों ने यहाँ पे मासलेस कंसीडर किया है। मासलेस पुली कंसीडर करेंगे, स्ट्रिंग को भी मासलेस कंसीडर किया है, पुली को भी मासलेस कंसीडर किया है। तो अगर मैं इसके बैलेंसिंग की बात देखूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि देखिए, चूँकि ये जो टेंशन इस स्ट्रिंग में जनरेट होगी पुली से जो कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट होगी, मान लेते हैं लेट्स अज्यूम कि दैट टेंशन वैल्यू इज T डैश, दैट टेंशन वैल्यू इज लेट्स से T डैश, और आपका कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। दिस इज योर M1, यहाँ M1G मास जा रहा है, ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पे M2G वाला सेल्फ वेट कनेक्टेड है, और इस जगह पे एक टेंशन, ये एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस पुली से। मान लेता हूँ कि इसमें जो टेंशन है वो T डैश है। इन दोनों में हम लोगों ने ऑलरेडी टेंशन को T कंसिडर कर रखा है। तो अगर मान लीजिए ये मासलेस है, इट मीन्स M0 है, M0 इट मीन्स क्या होगा, फोर्स भी ज़ीरो होगा, और फोर्स को ज़ीरो करने के लिए जो T डैश की वैल्यू है वो 2 टाइम ऑफ टेंशन के इक्वल होनी चाहिए, 2 टाइम ऑफ टेंशन के इक्वल होनी चाहिए। और अगर मैं 2 टाइम ऑफ टेंशन के इक्वल करूँगा और यहाँ इस इक्वेशन से T की वैल्यू को पुट करूँगा तो आई विल हैव 2 into 2 4 times of M1 M2G upon M1 plus M2. This will be my tension value in second string. ओके ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास एक वायर है और या थ्रेड है, वो थ्रेड या रस्सी कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि उसको एक क्लैंप से या हुक से इस ज़मीन पर या ग्राउंड पर क्लैंपिंग की गई है, यहाँ पर ज़मीन में क्लैंपिंग की गई है। और यही रोप एक 30 डिग्री के एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से, ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर एक ब्रांच ऑफ ट्री के ऊपर, एक पेड़ के ब्रांच के ऊपर से उसे पास किया गया है, और उस स्ट्रिंग जो कि लटक रही है उसके ऊपर एक बंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मास ऑफ द मंकी इज 60 kg, जो बंदर का मास है वो 60 kg है। तो आपको बताना है, और जो बंदर का मास है 60 kg है, और जो क्लैंप है वो मैक्सिमम जिस फोर्स को सस्टेन कर सकता है, दैट इज बंदर जो क्लैंप है या जो मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स इस क्लैंप पर लगाया जा सकता है वो 360 न्यूटन के बराबर है, क्योंकि वो उसी फोर्स को सस्टेन कर सकता है। अगर 360 न्यूटन से ज़्यादा का वर्टिकल फोर्स इस क्लैंप के ऊपर आ गया, इस क्लैंप के ऊपर अगर 360 न्यूटन से ज़्यादा का वर्टिकल फोर्स आ गया, मोर देन इफ़ F इज़ ग्रेटर देन 660 न्यूटन, तो ये क्लैंप इस ग्राउंड से उखड़ करके चला जाएगा और ये रस्सी इसके ऊपर से मूव करते हुए बंदर नीचे फेल डाउन कर जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि उस मंकी का, यहाँ पर मैंने पर्सन लिख दिया, वहाँ पर उस मंकी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी, किस तरीके से मंकी उसके ऊपर चढ़े कि वो क्लैंप के ऊपर जो लोड है वो 360 न्यूटन से ज़्यादा का ना आए और वो नीचे ना गिरे, वो उखड़ कर बाहर ना आए और वो मंकी नीचे ना गिरे। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जरा इसके फ्री बॉडी डायग्राम को समझते हैं, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपका जो मंकी है
मंकी और क्लैंप दोनों को हमें यहाँ पे एक साथ एनालाइज करना है। और इसमें क्या देखना है कि देखिए क्लैंप के ऊपर क्लैंप कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, क्लैंप यहाँ पर ग्राउंड में है, उसकी क्लैंपिंग की गई है ग्राउंड में। इसके ऊपर से एक वायर को ले जाया गया है, यहाँ मान लीजिए कोई ये ब्रांच है, किसी पेड़ की कोई ब्रांच है, टहनी है, उसके ऊपर से इसे ले जाया गया है और यहाँ पर एक मंकी इसके ऊपर चढ़ने की लेट से कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं फोर्सेस देखूं तो देखिए, चूँकि हम यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है या नहीं भी गिवन है, तो हम इस स्ट्रिंग को मासलेस, अगर नहीं गिवन है तो मासलेस स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, मासलेस स्ट्रिंग या रोप कंसीडर करेंगे। अगर हम मासलेस स्ट्रिंग या रोप कंसीडर करते हैं तो जो इस वायर में टेंशन आएगी वो हर जगह पर सेम होगी, हर एक पॉइंट पर सेम होगी। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर मैं देखूँ, हर जगह पर जो टेंशन आएगी उसमें सेम आएगी, हर जगह पर टेंशन सेम होगी, क्योंकि हम लोगों ने मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इसको कंसीडर किया है। लेकिन और अच्छा, जो ये एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ दैट इज 30 डिग्री। बट एक चीज़ और है कि जो मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स इस क्लैंप के ऊपर आ सकता है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम फोर्स सस्टेन कर सकता है वो है 360 न्यूटन का। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी टेंशन यहाँ जनरेट हो रही है, लेट्स से कि वो जो टेंशन है थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगी, तो जो टेंशन जनरेट हुई उसका अगर मैं कॉस कंपोनेंट लूँ, इसके ऊपर क्या वर्टिकल फोर्स आएगा। अगर टेंशन का मैं कॉस कंपोनेंट लेता हूँ तो दिस विल बी sorry, not cos component, this will be sin component, not cos, because it is making an angle of 30 degree with the ground, ये ground के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका sin component will be its vertical component will be t, what is this, आई गेस कुछ एरर आ गई है, एक बार मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। यस, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रिंग मैक्सिमम दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट स्ट्रिंग विल बी टी साइन 30 डिग्री। यही वो मैक्सिमम फोर्स है जो इस क्लैंप के ऊपर लग सकता है और उसकी वैल्यू आपके पास रिस्ट्रिक्टेड है 360 न्यूटन। तो अगर मैं इस इक्वेशन से देखूँ तो टी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 360 न्यूटन और t इक्वल्स टू, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 1/2, साइन 30 वैल्यू इज़ 1/2, तो दिस विल बी 720 न्यूटन। ये मैक्सिमम टेंशन जो जनरेट हो सकती है इसमें t मैक्स की वैल्यू है जो इस स्ट्रिंग में जनरेट होगी वो होगी आपकी 720 न्यूटन के बराबर। और अगर ये 720 न्यूटन के बराबर ये टेंशन जनरेट करेगा तो आपको बताना है किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ वो मंकी ऊपर चढ़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान है, मंकी का वेट अपने पास गिवन है 60 kg उसका मास है, तो 600 न्यूटन विल बी इट्स वेट कंसिडरिंग द जी वैल्यू टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस विल बी 720, अगर मैं मंकी के लिए क्वेश्चन लिखूँ 720 माइनस, क्योंकि मंकी यहाँ पर है और उसने ये पकड़ रखा है थ्रेड, तो इसमें जो टेंशन जनरेट हुई वो 720 न्यूटन है और मंकी का सेल्फ वेट एक्ट कर रहा है 600 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद भी मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है, वही एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। 720 माइनस 600 इक्वल्स टू 60 मास ऑफ द मंकी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी। तो दिस इज 120 इज इक्वल टू 60 am एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी। सो am वैल्यू इज 120/60 विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी अगर मंकी कुछ इस तरीके से क्लैंप अगर कनेक्टेड हो और किसी इसके ऊपर से गया हुआ है और सारी चीज़ों कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विल बी दिस। ठीक है, अब जरा हम चूँकि यहाँ पे पुली की चर्चा हो गई थी तो कुछ जरा पुली ब्लॉक सिस्टम को भी थोड़ी सी कंडीशन उसकी समझते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टेंशन के साथ साथ पुली ब्लॉक सिस्टम आपको मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग जरा उसकी एनालिसिस करते हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम को जरा समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छी बुक से कुछ न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करूँगा। तो पहली बात है कि अगर मान लीजिए मैंने पुली की दो तरह की कंडीशन आ सकती हैं। पुली में कंस्ट्रेंट मोशन की अगर मैं बात करूँ तो पुली, एक तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया जैसे मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया, तो उसमें मोशन आपको बहुत इजीली दिख जाएगी। पुली के दो केसेस बनते हैं, एक है फिक्स्ड पुली
फिक्स्ड पुली सिस्टम एंड सेकंड बनता है आपका मूवेबल पुली सिस्टम, मूवेबल पुली सिस्टम। ठीक है, पुली अगर फिक्स्ड होगी, जैसे अभी इस केस में पुली फिक्स थी, जैसे ये उसके ऊपर से जा रहा है ना, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें ब्रांच के ऊपर से गया, तो ब्रांच एक तरीके से देखिए वो तो एक हो गया जिसके ऊपर से वायर जा रही है। इसी तरह से पुली भी जो हमारी कोई थ्रेड या वायर इसके ऊपर से ऐसे पास ऑन करेगा। जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था वहाँ पे आपको दिख रहा था कि यहाँ पे एक M1 मास था, मान लेते हैं, यहाँ पे एक M2 मास था, इसके ऊपर से एक मासलेस पुली लगी हुई है, मासलेस पुली लगी हुई है, और एक हमारे पास रोप या फिर स्ट्रिंग हम लोगों ने ले रखी है जो वो भी मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि स्ट्रेच नहीं होगी। तो अगर ऐसे केस में हम लोग देखते हैं तो होगा क्या इस केस में कि अगर मैं फिक्स्ड पुली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फिक्स्ड पुली, अगर फिक्स्ड पुली हुई तो कुछ इस तरीके से वो लगी होगी, यहाँ पर इस तरीके से लगी होगी फिक्स्ड पुली। और उसकी अगर मैं एनालिसिस करना चाहूँ तो अगर मैं देख लीजिए, मैं यहाँ पे करता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे कि जो M1 ब्लॉक है इज़ हेवियर देन M2। तो अगर M1 ब्लॉक हेवियर है और मानो कि M1 x डिस्टेंस नीचे आता है, तो उतनी ही x डिस्टेंस आपका M2 ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मैंने हेवियर इसे माना है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। उसी साथ में M2 ब्लॉक विल बी मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय द सेम डिस्टेंस। जैसे जैसे M1 ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा जितनी डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस M2 ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और फिक्स पुली सिस्टम को लेकर के चल रहा हूँ, तो इट मीन्स x विल बी इक्वल्स टू, या x1 ले लेते हैं, x1 विल बी इक्वल्स टू x2, इसे x1 x2 ले लेते हैं। उस केस में x1 वैल्यू विल बी x2 के बराबर, और अगर x1 x2 के बराबर है और मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं, आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसे मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, dx1 अपॉन डी इज dt इक्वल्स टू dx2 अपॉन dt करूँगा, तो हमारे पास अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा v1 विल बी इक्वल्स टू v2। सिमिलरली अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आई विल हैव a1 वैल्यू इक्वल्स टू a2 के बराबर। इस तरीके से हमारा कुछ चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक्सेलरेशन भी सेम मिल गया, वेलोसिटी भी सेम मिल गई और डिस्प्लेसमेंट भी सेम मिला इन केस ऑफ ए फिक्स्ड पुली। सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में मेरे पास अगर मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली के केस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है ट्रेडिशनल मेथड, जो कि इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा एक तरीका और है जिसे हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग एक एक करके दोनों को डिस्कशन करते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या बताती है कि हमारे पास, मान लेते कुछ एक अरेंजमेंट बनाता हूँ मैं, यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली है, इससे यहाँ पर एक मास कनेक्टेड है, लेट्स से वो ए मास कनेक्टेड है, और एक मूवेबल पुली है जो कि कुछ इस तरीके से एक स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग से होती हुई यहाँ पर कनेक्टेड है, और इस मूवेबल पुली से एक दूसरी वायर या रोप या ब्लॉक कनेक्टेड है दूसरे किसी रोप के थ्रू। ये है हमारी मूवेबल पुली का केस। ठीक है, वायर्स को हम लोग यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल मान रहे हैं, ये वाली हमारी मूवेबल पुली है, दिस वन इज फिक्स्ड पुली। ठीक है, तो देखिए अब होगा क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो हमारा बी ब्लॉक है, लेट्स से जो बी ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सर्टेन डिस्टेंस मूव करता है, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं बी ब्लॉक हमारा मूव करता है। और अगर बी ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, और चूंकि ये मूवेबल पुली है, तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि पूरा का पूरा सिस्टम बी ब्लॉक मूव करने के साथ ये पुली भी कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस नीचे की तरफ आ रही होगी,
नीचे की तरफ आ रही होगी, वही एक्स डिस्टेंस ये पुली भी आ रही होगी। और अगर ये पुली एक्स डिस्टेंस आ रही है तो क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि पुली जब एक्स डिस्टेंस, पुली का एक वायर अगर एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, कुछ ऐसे कनेक्टेड होगी ना, कुछ ऐसे कनेक्टेड होगी। पुली मान लेता हूँ भी नीचे आ गई है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगी, तो ये वायर भी एक्स डिस्टेंस आ रहा होगा और ये वायर भी एक्स डिस्टेंस आ रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? और अगर ये दोनों वायर एक्स एक्स डिस्टेंस आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे वो चूँकि वायर्स दोनों सेम है, चूँकि वायर दोनों सेम है, इस वजह से हमारा जो ब्लॉक ए है वो एक सर्टेन डिस्टेंस एक्स ए मूव कर रहा होगा मान लेते हैं, और इसको एक्स बी ले लेता हूँ, ज़्यादा ईजियर रहेगा बिकॉज बाद में फिर डिफ्रेंशिएट करने में इशू होगा। मान लेता हूँ ब्लॉक बी एक्स बी डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो क्या पुली बी भी, क्या पुली नंबर बी या पुली नंबर 2 भी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस मूव कर रही होगी? और अगर वो मूव कर रही होगी तो क्या ये क्लियर हो रहा है हमारे पास कि तो ये वायर जो पुली से बी से कनेक्टेड है, वो वायर्स भी दोनों तरफ एक्स बी डिस्टेंस मूव कर रहे होंगे। और अगर वो एक्स बी डिस्टेंस मूव करेंगे तो वो आ कहाँ से रहा है? वो सब कुछ आ रहा है क्योंकि वायर सेम है, इस वजह से ए ब्लॉक भी इसी तरीके से कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में एक सर्टेन डिस्टेंस मूव कर रहा होगा। और अगर वो सर्टेन डिस्टेंस ब्लॉक ए मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इट मीन्स एक्स ए मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स बी, 2 टाइम ऑफ एक्स बी। और अगर इसी को फर्दर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो फ्रॉम हियर आई कैन गेट वी ए इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ वी बी, और इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मिल जाएगा। और फिर इसको अब डिफ्रेंशिएट कर दूँ, अगर मैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास मिलेगा दोबारा से ए इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए बी, ये मिला। ये हमारी मूवेबल पुली का ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मिलेगा कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, अब एक दूसरी अप्रोच पे चलते हैं, जो कि इसकी अप्रोच है, उसका नाम है, उस अप्रोच का नाम है वर्चुअल वर्क मेथड। यहाँ पे ले लेते हैं मेथड नंबर 2, ये है वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड। और वर्चुअल वर्क मेथड क्या बताएगी, इसके लिए 2 एजम्पशंस हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। एजम्पशंस, इन्हीं दोनों एजम्पशंस को यूज़ करके हम लोग उसे जस्टिफाई करते हैं, इसलिए ये जानने ज़रूरी है। लेटर ऑन आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए वो चीज़ें या किसी को बताने के लिए आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ पे माना था कि मासलेस पुली है, मासलेस पुली है, पुली को हम लोग मासलेस कंसीडर कर चल रहे हैं। अगर मासलेस पुली है इट मीन्स कि m0, इसका मतलब फोर्स भी ज़ीरो होगा, फोर्स भी ज़ीरो होगा। और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे माना था, अभी एजम्पशंस नहीं है, ये हम लोग जो ऑलरेडी कंसीडर करके चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पॉइंट माना था यहाँ पे, कि जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। हमारी स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, ये 2 कंडीशंस हम लोगों ने लेके चले थे। ठीक है, अब एजम्पशंस देखते हैं इसको सॉल्व करने के पहले, सॉल्व करने में क्या क्या मिलेंगी। पहली बात, वर्क डन बाय मासलेस स्ट्रिंग इक्वल्स टू 0। जो वर्क डन मासलेस स्ट्रिंग करेगी किसी भी ब्लॉक के ऊपर, वो 0 माना जाएगा। और दूसरा कि वर्क डन ऑन पुली विल बी इक्वल्स टू 0। ये 2 कंडीशंस हैं, इनको हम एक उसमें बंद कर लेते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस या सिचुएशंस इसकी हैं। ये 2 क्या कंडीशंस हो गई हमारे पास। एक तो पहले हम लोगों ने कंसीडर किया कि वर्क डन ऑन पुली विल बी इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड थिंग इज वर्क डन ऑन पुली विल बी इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड थिंग इज वर्क डन बाई मासलेस स्ट्रिंग इक्वल्स टू 0। 2 कंडीशन हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। अब उसी सिचुएशन को, सेम कंडीशन को दोबारा से एक बार करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे वही सेम क्वेश्चन दोबारा इस अप्रोच से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए जरा एक बार डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। डायग्राम फिर से एक बार रिक्रिएट करते हैं। ये था हमारा कुछ, यहाँ से हमारी एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड थी, तो इस तरीके से अब ब्लॉक
ए हमारे पास कनेक्टेड था एक मासलेस स्ट्रिंग से, वही स्ट्रिंग सेम पास ओवर कर रही थी एक मूवेबल पुली के साथ, और वो मूवेबल पुली कुछ यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड थी इस तरीके से, और इस मूवेबल पुली से एक ब्लॉक बी कनेक्टेड था, बी कनेक्टेड था। तो वर्चुअल वर्क मेथड में सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा ब्लॉक बी है, हेलो यस, तो जो हमारा ब्लॉक बी है इट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स बी, मान लेता हूँ वो सर्टेन डिस्टेंस एक्स बी से नीचे आ जाता है। अब देखिए जो टेंशन जनरेट होगी, अगर आप देखेंगे मैंने ये बताया आपको कि हमेशा टेंशन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से अवे होगी या दूर की तरफ लगेगी, तो टेंशन यहाँ पे मान लेता हूँ टी है। इस जगह चूंकि स्ट्रिंग डिफरेंट है इसलिए जो इसमें टेंशन जनरेट होगी इस पॉइंट पर वो टी डैश होगी, यहाँ पर भी टी डैश होगी। यही सेम टेंशन आगे की तरफ आते हुए यहाँ पर टी और टी टेंशन होगी, और इस पॉइंट पर भी टी टेंशन यहाँ पर जनरेट होगी कुछ इस तरीके से। अब चूंकि ब्लॉक बी एक्स बी डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ब्लॉक बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्स बी डिस्टेंस को मूव कर रहा है, और हम लोगों ने चूंकि एजम्पशन ले रखा है कि वर्क डन ऑन मासलेस पुली इज इक्वल टू जीरो, मासलेस पुली पे वर्क डन जीरो होता है। इस वजह से अगर मैं यहाँ से बैलेंस करूँ तो मुझे टी डैश की वैल्यू, तो मतलब यानी टोटल फोर्स है जीरो, अगर वर्क डन जीरो का मतलब हो गया फोर्स इंटू रेजिस्टेंस, और अगर मासलेस पुली इसका मास जीरो हुआ है तो इसका मतलब फोर्स भी जीरो होगा। तो अगर मैं उसे बैलेंस करूँ तो वहाँ से मेरे पास आएगा 2t की जो वैल्यू आएगी 2t माइनस टी डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और आप वैसे वैसे भी कर सकते हैं टी डैश इक्वल टू 2t के जीरो। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई 2t की वैल्यू टी डैश के इक्वल आ गई। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इस कंडीशन जो हमारे पास मिल गई वो मिल गई कि जो वायर बी की या स्ट्रिंग बी या पुली बी में जो टेंशन जनरेट हुई जिस वायर से जिस थ्रेड से कनेक्टेड है वो टी डैश के बराबर होगी, और इस टी डैश की वैल्यू 2 टाइम ऑफ टेंशन के बराबर जनरेट होगी। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा एजम्पशन हमारे पास वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक्स इज इक्वल टू जीरो। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, बट फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ में। ओके, तो चूंकि फोर्स इन वायर्स में या टेंशन जो जनरेट इन वायर्स में जो फोर्स जनरेट हो रही है वो केवल और केवल टेंशन फोर्स है, कोई दूसरी फोर्स यहाँ पर लग नहीं रही है, इसलिए हम यहाँ पर टी डॉट एक्स, मान लीजिए ए पुली है तो टी डॉट एक्स को हम जीरो के बराबर करें, टी डॉट एक्स को हम जीरो के बराबर करेंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कहाँ पर ली है, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कौन सी ली है, डिस्प्लेसमेंट मैंने बी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखी है, और अगर बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और डॉट प्रोडक्ट मुझे लेना है। तो अगर मैं बी की बात करूँ, बी वाले की बात करूँ तो बी के केस में क्या आएगा, टी डैश अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जबकि ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिप्लेस कर रहा है, इसलिए उनके बीच का एंगल विल बी 180 डिग्री। तो दिस विल बी टी डैश इंटू एक्स बी कॉस 180 डिग्री प्लस इन वर्क डन बाय स्ट्रिंग्स ऑन ब्लॉक इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है इन सब का हमें समेशन लेना है, टोटल में ओवरऑल में समेशन लेना है। तो समेशन ऑफ डब्ल्यू करेंगे स्ट्रिंग वाले के थ्रू और उन सबको वैल्यू को जीरो के बराबर कर देंगे। तो टी डैश इंटू एक्स बी कॉस 180 इक्वल टू जीरो। और ब्लॉक ए को अगर मैं देखूँ तो ब्लॉक ए के ऊपर टेंशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जबकि उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स से भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही हो रही है, प्लस इसलिए उनके बीच का एंगल विल बी इक्वल टू जीरो। टी डॉट एक्स ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, टी डैश कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस होती है, -1 होती है, तो माइनस टी डैश इंटू एक्स बी प्लस टी इंटू एक्स ए बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से सॉल्व करें, टी एक्स ए इज इक्वल टू टी डैश इंटू एक्स बी, और टी डैश की वैल्यू आपको पता है 2 टाइम ऑफ टेंशन के बराबर है, तो टी वैल्यू विल बी इक्वल्स टू टी वैल्यू विल बी इक्वल्स टू टी डैश इंटू एक्स ए इज इक्वल टू
2t इंटू एक्स बी, 2t इंटू एक्स बी सॉल्व करेंगे। यहाँ से टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स बी। हम लोगों ने पहली मेथड से भी किया था, वहाँ पे भी मेरे पास एक्स ए की वैल्यू 2xb के बराबर आई थी, एक्स ए की वैल्यू 2xb के बराबर आई थी इस मेथड में। मेथड 1 में जो हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे मोशन को मैंने समझाया था, वहाँ पर भी सेम आई थी और यहाँ पे भी मेरी वैल्यू सेम है। अगर मैं इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना, एक बार डिफ्रेंशिएशन करने में वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन के टर्म में देखूँ तो एक्सेलरेशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये हमारा वर्चुअल वर्क मेथड से मूवेबल पुली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है। देखिए दोनों ही तरीके हम लोगों ने, दोनों ही प्रोसेसेस मेथड्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस वी विल डू, हम वी विल फाइंड कि हमारे पास वर्चुअल वर्क मेथड विल बी सीम्स मच ईजियर दैन द ट्रेडिशनल मेथड। हो सकता है जिसको ट्रेडिशनल मेथड में ईजी लग रहा है, दे कैन गो विद दैट एज वेल, कोई इशू नहीं है। बट दोज हु विश टू गो विद द virtual work method, they need to do more and more practice, and in that case it will be seeming very easy to solve the questions of that kind। ठीक है, तो सेम इसी मेथड को लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किसी अच्छी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आई होप कि थिंग्स आपको क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सो थैंक यू सो मच।